अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज हम ये इंग्लिश के वन पेपर के हवाले से ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। इंग्लिश के हवाले से ये वन पेपर जो है ईटा में या बाकी डिफरेंट एग्जामों के अंदर जो इंग्लिश के हवाले से जो एमसीक्यूज आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, वो कौन से टॉपिक्स, मेन मेन टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने चाहिए, जो हमें आने चाहिए। ठीक है। सो ये जो एमसीक्यूज आते हैं, वो इंग्लिश ग्रामर के ऑलमोस्ट वो सारे टॉपिक्स को टच करते हैं। चाहे वो ईटा हो या सीएसएस के प्रेसिडेंट कंपोजिशन का पेपर हो या बाकी इस किस्म के पेपर हों। सो उसमें जो डिफरेंट सेक्शंस हैं ग्रामर के, उसके ऊपर हम बात करते हैं। और ये मैं आपसे वन बाय वन डिस्कस भी करता हूँ, और इसके नोट्स भी मैं प्रोवाइड करूँगा। और मैं ये सारी चीजें तरतीब से बताता हूँ कि कौन कौन सी चीजें किस तरह से आती हैं ना। सो इंशाल्लाह जो इंग्लिश का पोर्शन होता है वो आपको तंग नहीं करेगा। उसका इशू इंशाल्लाह 100% आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। सो इसको आपने सिर्फ तवज्जो के साथ सुनना है, और इसको बस सुनते जाएं। और नोट्स आपको वैसे भी मिल जाएंगे। इसके आपने वो नहीं करना, नोट करने की फिर जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ पॉइंट नोट करते हैं तो नोट कर लें, वरना नोट्स वो मैं शेयर कर दूंगा। अगर आप मुझे मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप के ऊपर ना, तो वो सारी चीजें मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा, एमसीक्यूज की अगर हम बात करें वन पेपर के हवाले से, इंग्लिश के हवाले से ना, सो इसमें पहली चीज जो है ना वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, फॉर एग्जांपल नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशंस। तो ये चीजें हैं इनमें। इनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो काइंड्स हैं, नाउन की काइंड्स हैं, एडजेक्टिव की काइंड्स हैं, इस तरह से वर्ब्स, एडवर्ब्स की काइंड्स हैं। सो वहां से वो एमसीक्यूज बनाता है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, कंपाउंड, और इस तरह प्रोनाउन की टाइप्स हैं। फिर उनके कुछ रूल्स भी हैं। अब रूल्स, नाउन, एडजेक्टिव, उनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। फिर इस तरह से वर्ब है। फिर खासकर प्रेपोजिशन जो है, प्रेपोजिशन के अंदर भी वो एमसीक्यूज बनाता है। बेहतरीन एमसीक्यूज वहां से बन सकते हैं। अ, और बाकी कंजंक्शन जो पेयर्स में आते हैं कि कौन सा कंजंक्शन है सेंटेंस के अंदर, वो जुमला आपको दे देगा और वो पूछ लेगा कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज जमील एंड आई टीच इंग्लिश। अब यहाँ पर एंड जो लगा हुआ है ना, ये एंड क्या है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सो इस किस्म के पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये इसको भी हम डिस्कस करते हैं। ये भी आपको आना चाहिए, ये भी वन पेपर के अंदर ये चीजें आती हैं। ठीक है। इसके बाद है टेंसेस। टेंसेस तो आपको हर हाल में आने चाहिए, इसको आप किसी भी सूरत में इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा, ये थर्ड नंबर के ऊपर ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के हवाले से भी वो जरूरी एमसीक्यूज देते हैं। सो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसके रूल्स बेसिक अगर आपने पढ़ लिए हैं और कुछ ना कुछ प्रैक्टिस आपने कर लिया तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। सही है। इसके बाद है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके रूल्स को भी डिस्कस करना, ताकि आप इजीली कर सकें। ऐसा कि अगर आपकी प्रैक्टिस ना हो, तो अगर कोई जुमला आपको दिया जाए तो आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। फिर आप उसको ऑप्शन कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं या उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। सही है। बाकी जहाँ तक उसको सॉल्व करने की बात है, जो पैराग्राफ फॉर्म में होते हैं, उसके उसके ऊपर फिर हम कभी अलग से बात कर लेंगे। अभी हम वन पेपर के एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं। सही है। सो इसके डेफिनेटली वो रूल्स अपने सारे पढ़ने हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के भी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की भी। इसको अभी भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वैसे हम सरसरी हम एक बर्ड्स ऑफ व्यू ले रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें इसमें होती हैं। ठीक है। इसके बाद ये काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, जुमलों की अकसाम। ये भी ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग और ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन के हवाले से हैं। ये भी डेफिनेटली आपको आने चाहिए। इसमें जहाँ तक कंस्ट्रक्शन की बात है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, उनकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है और उनमें कंजंक्शन कैसे यूज होते हैं, पंक्चुएशन कैसे यूज होते हैं। और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग जो होते हैं, कि डिक्लेरेटिव, असर्टिव, इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं, वो हम कैसे यूज करते हैं। और जहाँ तक ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग है,
वो वाले जो हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर भी यूज हो सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा नीचे जो है ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस भी आपको आने चाहिए, ये राइटिंग में भी यूज होती हैं और ये एमसीक्यूज के अंदर भी वो पूछ लेते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें कंडीशन का इजहार, कंडीशन बयान की जाती है। ठीक है। इसके अलावा ये फ्रेजेस एंड क्लासेस, ये भी बहुत जरूरी है। फ्रेजेस एंड क्लासेस जो है ये भी डेफिनेटली आपको आने चाहिए। ये भी नीचे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। इसके बाद मॉडल वर्ब्स हैं, ये भी आपको आने चाहिए। जेरेंट, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव ये क्या होते हैं। इसी के साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सॉरी ये फिगर ऑफ स्पीच जो होते हैं, फिगर ऑफ स्पीचेस भी आपको आने चाहिए जो पोएम्स के अंदर मोस्टली यूज होती हैं। लिटरेचर की दुनिया में फिगर ऑफ स्पीच का अक्सर सहारा लिया जाता है, सो उनको भी एक नज़र से देख लेना जरूरी है। बेसिक जो है वो। बाकी ये जो कनेक्टर्स हैं, लिंकिंग वर्ड्स हैं, ट्रांजिशन डिवाइसेस हैं, ये एक चीज का नाम है। जिस तरह हम वर्ड यूज करते हैं ना कि फर्दर मोर, इन एडिशन टू, हाउ एवर, इन दिस मैनर, इन दिस रिस्पेक्ट, सो इस किस्म के वर्ड्स जो होते हैं वो कनेक्टर्स कहलाते हैं, या लिंकिंग वर्ड्स कहलाते हैं, या ट्रांजिशनल डिवाइसेस कहलाते हैं, जो जुमलों के पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं और जुमलों के पैराग्राफ को भी आपस में जोड़ते हैं, पैराग्राफ को पैराग्राफ से भी आपस में जोड़ते हैं। सही है। ये एक स्मूथ फ्लो मेंटेन रखने में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। सही है। इसके अलावा ये जो मेन टॉपिक्स हैं ये वाले ना, ये अगर आप पहली क्लास से लेकर 10th या 12th क्लास तक आप उठा लें या बाकी पेपर्स को भी आप देख लें, सो मोस्टली चीज़ें जो हैं वो यहाँ से ही आती हैं। इसमें आप ये भी डाल लें 1 मिनट पंक्चुएशन। सही हो गया, पंक्चुएशन। ठीक है। पंक्चुएशन का टॉपिक भी आप इसमें डाल लें। अ, बाकी उम्मीद है कोई क्वेश्चन इसमें, कोई टॉपिक मिसिंग नहीं है। मतलब पहली क्लास से लेकर 10th या 12th क्लास तक अगर अगर आप इसको चेक कर लें, सो सारे जो इंग्लिश है वो यहाँ से ही आती है। 10th क्लास या एफएससी क्लास, एफएससी की जितनी बुक्स हैं उनको आप देख लें, तो या तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की काइंड्स में से पूछ रहे हैं, किसी एक्सरसाइज के अंदर वो नाउन को डिस्कस कर रहा है, कहीं पर एडवर्ब को डिस्कस कर रहा है, कहीं पर वो टेंसेस, कहीं पर वो एक्ट एंड पैसिव वॉइस, कहीं पर काइंड ऑफ सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, कहीं पे वो जेरेंट को डिस्कस कर रहा है, कहीं पर फिगर ऑफ स्पीच, कहीं पर पंक्चुएशन को डिस्कस कर रहा है। तो एक्सरसाइज के अंदर इनमें से थोड़े थोड़े हिस्से वो डिस्कस कर रहा है डिफरेंट एक्सरसाइजेस के अंदर। तो क्यों ना हम इनको अगर एक साथ पढ़ लें, तो हमारा इशू एक साथ सॉल्व हो जाएगा। उसको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी कुछ चीजें हैं। बाकी मैंने ये 10th क्लास की बुक्स तक मैंने कुछ और पॉइंट्स भी मेरे सामने आए हैं कि वो ये है कि ये होमोफोन क्या कहते हैं, होमोफोन और होमोनीम क्या होते हैं। सही है। इन दोनों का फर्क बता दें। एनाफोरिक और कैटाफोरिक रेफरेंस का क्या मतलब है ये बता दें। कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होता है। एनाग्राम एंड एनाफोराम क्या होते हैं। ठीक है। इन्फ्लेक्शनल एंडिंग क्या होते हैं। पॉइंटिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जिसको दिस, दैट, दिस, दोस कहते हैं, जिसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, जो किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं। सही है। इसको इसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अभी इसके ऊपर बात करते हैं कि इन चीजों को अभी हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ तो हम जाएंगे। मैं आपको सरसरी एक चीज, इनको एक पीडीएफ में मैं आपको दिखा देता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की कौन सी काइंड्स हैं, उनमें रूल्स कौन से हैं, वो सारे मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर इस तरह से टेंसेज, एक्ट एंड पैसिव वॉइस, ये सारे ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। लेकिन इन चीजों को डिस्कस करने से पहले, इन चीजों को डिस्कस करने से पहले हम आते हैं ये नीचे। इन चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। ये वाली चीजें जरूरी हैं। होमोनिम्स, होमोफोन्स, एनाफोरिक, कैटाफोरिक, रेफरेंस, क्लस्टर, अनाग्राम, ये जो ये वाले वर्ड्स। ठीक है। इसी के साथ तो फ्रेजेस एंड क्लॉजेस भी कर लेते हैं, और जितने पॉइंट्स यहाँ पर आते हैं वो सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये होमोफोन, होमोनिम्स। अगेन मैं रिपीट कर दूं कि ये चीजें डिस्कस करने के बाद फिर हम ये ऊपर वाली चीजों की तरफ जाएंगे। ठीक है। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टेंसेज हैं, एक्ट एंड पैसिव वॉइस है, ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम ये नीचे वाली चीजें डिस्कस करते हैं। इसमें आप देख लें। अच्छा, अब ये होमोफोन क्या होते हैं। ठीक है। होमोफोन वो वाले वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड तो सेम होता है, लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग जो है वो उसकी मुख्तलिफ होती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये देखें, टू टू टू, देखें साउंड सेम आ रहा है,
मीनिंग और स्पेलिंग दोनों मुख्तलिफ है। ठीक हो गया। इसमें साउंड और स्पेलिंग सेम हो जाती है लेकिन मीनिंग मुख्तलिफ हो जाती है। ठीक है। ये देखें, बार्क, बार्क। ठीक है। ये देखें, बेर, बेर। बेर एक जानवर को भी कहते हैं और बर्दाश्त करना को भी कहते हैं। मैच, मैच। ठीक है। तो ये इस किस्म की, बस इसको आप जिस तरह याद रख सकते हैं कि होमोफोन्स और होमोनिम्स। होमोनिम्स में स्पेलिंग और साउंड्स दोनों सेम होते हैं, मीनिंग मुख्तलिफ होती है। ठीक है। मीनिंग सेम, साउंड। ठीक हो गया है। अच्छा, इन दोनों के अंदर कौन सी चीज कॉमन है? मीनिंग, मीनिंग डिफरेंट, मीनिंग डिफरेंट। स्पेलिंग सेम, साउंड सेम, साउंड सेम। ये मुख्तलिफ है। ये दोनों चीजें सेम आ रही हैं। ऊपर भी आपकी मीनिंग मुख्तलिफ आ रही है, नीचे भी मीनिंग मुख्तलिफ आ रही है। और साउंड ऊपर भी सेम है और साउंड नीचे भी सेम आ रहा है। तो इस तरह इसको जिस तरह भी आप याद रख सकते हैं, इसको आप याद रख लें। सो ये आप देख लें कि साउंड, साउंड सेम। ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा कि साउंड सेम, ये सेम साउंड है, डिफरेंट स्पेलिंग, डिफरेंट स्पेलिंग्स। ठीक हो गया। तो बहरहाल इसको आप जिस तरह याद रख सकते हैं इसको अपने याद रखना है। बाकी एनाफोरिक और कैटाफोरिक रेफरेंस देख लें। एनाफोरिक जो होते हैं रेफर बैक को कहते हैं। जिस तरह हम प्रोनाउन यूज करते हैं ना किसी चीज के ऊपर, सारा लव्स डॉग्स, शी हैज 3 ऑफ देम। तो ये शी जो है ना, ये रेफर है सारा की जगह के ऊपर। इसको कहते हैं एनाफोरिक रेफरेंस। ठीक है। जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं किसी चीज की जगह के ऊपर। और कैटाफोरिक रेफरेंस जब हम किसी आगे वाली चीज की तरफ रेफर करते हैं। व्हेन ही अराइव्ड, मार्क टुक ऑफ हिज कोट, टुक ऑफ हिज कोट। मार्क ने ना उसका कोट जो है उतार दिया है। तो ये जब वो पहुंचा तो ये मार्क की तरफ इशारा है। तो ये जब आगे की चीज की तरफ इशारा हम करते हैं तो उसको फिर कैटाफोरिक रेफरेंस कहते हैं। सही है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, बाकी ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो है ये क्या होता है? कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं जब हम दो कॉन्सोनेंट साउंड एक साथ आ जाते हैं ना। ये एस टी है, स्टॉप के अंदर एस टी, ब्लैक के अंदर बी एल है, एस पी आर है। तो ये है। ठीक है। सो इसको भी आप याद रख ले। कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हमने देख लिया। और एनाग्राम, एनाग्राम क्या होता है? एनाग्राम और एनाफ्राम। एनाग्राम कहते हैं कि एक एक की स्पेलिंग, वर्ड अरेंजमेंट जो है उसको चेंज करने से उसकी नया वर्ड बन जाता है ना। अब ये है लिसन है तो ये साइलेंट बन जाएगा। डॉर्मेट्री है तो डर्टी रूम बन जाएगा। द आइज है, दे सी है, ये बन जाएगा। ठीक है। इस किस्म की चीजें जो है जिसमें सिर्फ वर्ड्स की अरेंजमेंट से ही एनाग्राम, मतलब उसकी वर्ड्स ही चेंज हो जाता है। एनाफ्राम जो होता है ना, ये एनाफ्राम का मतलब ये है कि ये एक मजाकिया अंदाज के अंदर यूज करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल 11+2 जो है ये भी 13 होता है। और 12+1 जो है ये भी 13 होता है। बोथ है इक्वल 13। ठीक है। तो अंदाज, कहने का अंदाज आप मुख्तलिफ कर देते हैं। तो ये है। सही है। और इन्फ्लेक्शनल एंडिंग जो होते हैं वो कहते हैं कि जब आप आखिर में कुछ चीज एस या ईडी लगा देते हैं, रन्स, इस किस्म के वर्ड्स यूज करते हैं तो इसको इन्फ्लेक्शनल एंडिंग कहते हैं। ये वर्ब्स और नाउन के अंदर आते हैं। ठीक है। एडजेक्टिव्स, वर्ब, एडवर्ब, इन सारी चीजों के अंदर ये आते हैं। बाकी हमने फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर बात की थी तो फिगर ऑफ स्पीच भी आप देख लें। ज्यादा डिटेल से हम नहीं देखते। सिमिली आपको पता होना चाहिए। सिमिली जब हम किसी चीज से डायरेक्ट किसी को कंपैरिजन करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आप शेर की तरह बहादुर हैं। तो वो सिमिली है, मतलब किसी चीज को दूसरी चीज से तशबीह देना कि आप शेर की तरह बहादुर हैं, आप चांद की तरह खूबसूरत हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आप शेर हैं, आप चांद हैं, तो वो मेटाफर है जब हम डायरेक्ट किसी चीज को किसी चीज की तरह करार देते हैं। ठीक है। पर्सोनिफिकेशन जो होते हैं,
किसी बेजान चीज को जानदार की खसूसियात देने को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बाग में फूल नाच रहे थे, तो इस किस्म के, ठीक है। हाइपरबली, मुबालगा आराई, कहते हैं बड़ा चढ़ाकर बयान करना, ठीक है। अंडरस्टेटमेंट, किसी स्टेटमेंट को कम करके बयान करना, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक्स हैं, इससे मेरे ख्याल में आगे नहीं आएंगे अगर आप छोटी क्लासेस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो इसको आप देख लीजिएगा। ये बाकी आयरनी है, ये ऑक्सीमोरॉन है, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, ठीक है, पैराडॉक्स है, अलिट्रेशन है, और ओनोमेटोपिया है, पन है, सिनेक्टिकी है, और मेटानमी है, यूफिमिज्म है, एपोस्ट्रॉफी है, एनाफोरा है, एपिफोरा है, क्लाइमेक्स है, एंटीथीसिस है। सो ये आपने देख लेना है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच आपने सरसरी, सॉरी, यहाँ ये फिगर ऑफ स्पीचेस, ये आपने सरसरी देख लेना है। फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं लिटरेरी लैंग्वेज को इस्तेमाल करना। आप बेसिक लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते, जो वो होती है, क्या कहते हैं इसको, लिटरेरी मीनिंग यूज नहीं करते, फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, मुहावराती मीनिंग आप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब हमने बात की थी कि काइंड्स ऑफ फ्रेजेस। अच्छा, फ्रेजेस और क्लासेस की जो काइंड्स है ना, ये जरूरी हैं। ये हर बुक्स के 9th 10th फर्स्ट सेकंड ईयर मुख्तलिफ बुक्स के अंदर अगर आप चेक करें, सो वो मुख्तलिफ बुक्स के आखिर में कहीं पे वो नाउन के काइंड्स को डिस्कस कर रहा है, कहीं पर फ्रेजेस के काइंड्स को डिस्कस कर रहा है, ठीक है। सो वो आपने देख लेने हैं, उसको एक बार देखना जरूरी है। और यहाँ से ही आपका इशू सॉल्व हो जाएगा, उम्मीद है, इसको आप देख लें। अच्छा, ये नाउन फ्रेज क्या होता है? देखिए, नाउन कहाँ कहाँ पर यूज होता है। नाउन फ्रेज का मतलब ये है कुछ अल्फाज का एक साथ मिला देना, जो पूरी मीनिंग न देती हो, तो वो एक फ्रेज बन जाती है ना। सही हो गया। अच्छा, अब नाउन फ्रेज, अब नाउन कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है? नाउन देखिए, सब्जेक्ट की जगह भी, जगह के ऊपर भी यूज होता है। और नाउन जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह के ऊपर भी यूज होता है, सही है। और कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी यूज होता है। तो ये देखें, नाउन फ्रेज कंसिस्ट ऑफ ए नाउन, नाउन नाउन इसका हेड होता है, नाउन इसमें हेड है, बाकी मॉडिफायर्स होते हैं, ठीक है। ये देख लें, द टॉल मैन स्माइल्ड। अब यहाँ पर मेन जो है, ये मेन वर्ड है, मेन हेड वर्ड है। और टॉल मैन जो है ना, ये उसका मॉडिफायर है, नाउन, ये नाउन मैन को मॉडिफाई कर रहा है। सो यहाँ पर हेड वर्ड कौन सा है? ये मेन है। तो ये एक फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, जो कि सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुई है। ये देखें, शी बॉट ए ब्यूटीफुल रेड ड्रेस। अब ये रेड ड्रेस जो है ना, ये ड्रेस असल में मेन वर्ड जो है वो ड्रेस है। ये बाकी ए ब्यूटीफुल रेड ड्रेस जो है, ये उसकी मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है। जाहिर सी बात है, नाउन जो है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज होता है, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट देखें, उसके सब्जेक्ट के बारे में, उसकी खसूसियात के बारे में बता रहा है कि ही इज अ म्यूजिशियन, वो म्यूजिशियन तो है। ही इज एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड म्यूजिशियन, एक्सट्रीमली टैलेंटेड म्यूजिशियन, ठीक हो गया है। ये देखिए, द बुक ऑन द टेबल इज माइन, नाउन फ्रेज ए प्रोपोजिशनल फ्रेज मॉडिफायर। ये द बुक जो है ये मेन वर्ड है, और ये ऑन द टेबल जो है ये उसके लिए एक मॉडिफायर के तौर पर यूज हुआ है। तो वो अगर किसी जुमले में वो नाउन फ्रेज के हवाले से पूछ ले, तो उम्मीद है आप उसको ये बता सकते हैं कि हाँ, ये नाउन फ्रेज है। फिर एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है? एडजेक्टिव फ्रेज वो वाले वर्ड जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, एडजेक्टिव फ्रेज मॉडिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन कंसिस्ट ऑफ एन एडजेक्टिव हेड वर्ड अलॉन्ग विद एडवर्ब्स और अदर मॉडिफायर्स। देखिए, एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई करेगा? एडवर्ब मॉडिफाई करेगा, ठीक है। एडवर्ब का काम ही यही है कि वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे। और ये जो एडजेक्टिव फ्रेज है, ये नाउन या प्रोनाउन, देखिए एडजेक्टिव का किरदार क्या होता है? एडजेक्टिव या तो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, सही है। तो यहां पर भी वही काम करेगा। अब ये शी इज वेरी इंटेलिजेंट, अब ये इंटेलिजेंट जो है ना, शी इज इंटेलिजेंट, अब ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव ये शी के बारे में बता रहा है कि ये वो टैलेंटेड है। लेकिन आपने यहाँ पर वेरी लगा दिया है, तो आपने इसको मॉडिफाई कर दिया है, तो ये आपने एक एडजेक्टिव फ्रेज इस्तेमाल किया है जो कि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अब एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव फ्रेज का भी वही फंक्शन होगा। द केक वॉज डिलीशियसली स्वीट।
he wore a shirt dark blue in colors. The movie was surprisingly boring. A man older than my father entered. So ये देख लें, a man older than my father. So इस किस्म के आप यूज कर सकते हैं। ये मैन को मॉडिफाई कर रहा है, ये जितना भी ये जुमला लिखा हुआ है। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज होती है। फिर इसके बाद अगर आप बात करें कि वर्ब फ्रेज कौन सी होती है, वर्ब फ्रेज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को जब आप मिला लेते हैं तो वो फिर एडवर्ब फ्रेज बन जाती है। ये हैज बीन राइटिंग, विल गो, इज स्लीपिंग, बार्क्स लाउडली, माइट हैव बीन इनवाइटेड। सो ये जो जुमले हैं ये वर्ब फ्रेज कहलाते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें प्रपोजिशनल फ्रेज, ये देखें द बुक ऑन द टेबल। ये ऑन द टेबल जो है ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। प्रपोजिशनल फ्रेज जो है, प्रपोजिशनल फ्रेज जो है वो प्रपोजिशन से स्टार्ट होती हैं और वो नाउन या प्रोनाउन के ऊपर एंड होती हैं, ठीक है। वो एडजेक्टिव या एडवर्ब के तौर पर वो यूज काम करती है। एडजेक्टिव या एडवर्ब के तौर पर, सही हो गया है। और ये बुक के बारे में बता रही है, द बुक ऑन द टेबल इज माइन। ये ऑन द टेबल जो है ये एक प्रपोजिशन है, ठीक हो गया है। और ये ऑन द टेबल ये बुक के बारे में बता रहा है। शी रेन अक्रॉस द फील्ड, अब ये अक्रॉस द फील्ड ये वर्ब के बारे में बता रहा था, ये एडवर्ब का काम भी कर रहा है, सही हो गया है। द मैन विद हैट इज माई अंकल। तो ये जो है विद हैट जो है ये मैन के बारे में बता रहा है। तो इस किस्म की ये वाली चीज़ें यूज़ होती हैं, इसको अपने जहन में रखना है कि ये एडवर्ब से, प्रपोजिशन से ये स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और एडवर्ब फ्रेज क्या होते हैं, देखिए एडवर्ब का फंक्शन क्या है वो आपको पता है कि एडवर्ब जो है वो वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो फ्रेज का भी वही काम होगा कि एडवर्ब फ्रेज मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर वर्ब कंसिस्ट ऑफ एडवर्ब। इसका हेड वर्ड होता है अलॉन्ग विद मॉडिफायर्स होता है, ठीक है। शी रेन क्विकली, अब ये वेरी क्विकली जो है ये फिर एडवर्ब बन जाएगा, वो रेन के बारे में बता रहा है। शी स्पीक्स क्वाइट सॉफ्टली, अब ये क्वाइट सॉफ्टली जो है ये नाउन के बारे में भी आएगा। दे अराइव्ड ए बिट लेट, तो अराइव्ड ए बिट लेट ये इसके बारे में ही बता देगा, ठीक है। सो ये आपने इस किस्म के इसको याद कर लेने हैं कि फ्रेजेस, अगर वो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, ये अगर चीज वो पूछ ले तो आप इसको इजीली कर सकें। अच्छा, फ्रेजेस के अंदर वो जेरेंड पार्टिसिपल फ्रेजेस की भी वो बात कर सकता है। तो जेरेंड और पार्टिसिपल फ्रेजेस की हम नीचे बात करते हैं, नीचे मैंने उसको डिस्कस किया हुआ है। सो उसकी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। ये जो जेरेंड पार्टिसिपल के फ्रेजेस होते हैं इसकी बात हम यहाँ पर करते हैं, फिलहाल हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अभी अगर हम बात करें क्लासेस की बात अगर हम करें, सो इसको आप देख लें, नाउन क्लास क्या होती है। A dependent class, a dependent class that function as a noun, subject, object or complement। देखिए नाउन क्लास की अगर बात करें या नाउन फ्रेज की बात करें, तो नाउन फ्रेज या नाउन क्लास वो नाउन का फंक्शन अदा करेंगे। अगर आप नाउन एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लास की बात करें तो एडजेक्टिव का जो फंक्शन होता है और वो फ्रेज और क्लास भी वही फंक्शन अदा करेंगे। अब एडवर्ब क्लास है या एडवर्ब फ्रेज है, सो एडवर्ब का जो फंक्शन होगा वही ये फ्रेज और क्लास, एडवर्ब फ्रेज एडवर्ब क्लास भी वही फंक्शन अदा करेंगे। फॉर एग्जांपल एडवर्ब का काम है दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करना, वर्ब को मॉडिफाई करना, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना, ये एडवर्ब का काम है। तो यहाँ पर भी फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लास का भी वही काम होगा। सो इस तरह से जो भी नाम है वो उसी तरह से ही उसको हम यूज करते हैं। सो ये नाउन क्लास की बात हो रही है तो एक कहता है कि डिपेंडेंट क्लास है जो कि नाउन के तौर पर काम करता है। नाउन सब्जेक्ट के तौर पर आ सकता है, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के जगह के ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। ये यूजुअली स्टार्ट होता है दैट, व्हाट, हु, whom, whose, which, when, where, what, how, whether, if, ठीक है। व्हाट शी सेड शॉक्ड एवरीवन, ये देखें ये सब्जेक्ट, ये आपका, इसको मैं कोई और कलर दे देता हूँ ताकि आपके सामने इसका कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर हो। व्हाट शी सेड वाज शॉक्ड, देखिए ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है, असल वर्ब ये है। सो ये एक क्लास के तौर पर है व्हाट शी सेड। तो ये पूरी मीनिंग नहीं दे रहा है, इसको आप इंडिपेंडेंटली नहीं लिख सकते। तो ये इस जुमले के साथ जुड़ेंगे फिर ही आपका काम होगा।
आई डोंट नो वेयर ही वेंट। अब ये वेयर ही वेंट जो है, ये फिर आपका ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो गया है, ठीक है। इसको आप देख लें, प्रपोजिशन के साथ ये यूज हुआ है। कॉम्प्लीमेंट, द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट नो enough time, that we don't know have enough time, that we don't have enough time। सो ये भी इस किस्म के यूज होते हैं। सो ये क्या कहलाता है, ये नाउन क्लास कहलाता है। अच्छा, एडजेक्टिव क्लास की अगर हम बात करें, जिसको रिलेटिव क्लास भी कहते हैं, ए डिपेंडेंट क्लास मॉडिफाइज ए नाउन या प्रोनाउन। देखें, जिस तरह एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, इस तरह एडजेक्टिव क्लास भी वही काम करेगी। और ये रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? या हु, हुज, हुम, विच, दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। या इसको, या रिलेटिव एडवर्ब जो होते हैं, जो काम करते हैं व्हेन, वेयर, ये वाले, ठीक है। ये भी हम यूज कर सकते हैं। सो इसको आप देख लीजिएगा कि इसमें अ, ये जो एडजेक्टिव क्लास होते हैं, ये, हाँ, ये देख लें, द मैन हु कॉल यू इज माई अंकल। देखें, हु कॉल यू, देखें ये फिर यहाँ पर वो एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है। ये मैन के बारे में बता रहा है, ठीक है। द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन, ये कॉमा के अंदर उसने बंद किया हुआ है, ये बुक के बारे में बता रहा है। ये सेंटेंस का हिस्सा नहीं है, ये एक डिपेंडेंट, ये एक इंफॉर्मेटिव चीज होती है जो बुक के बारे में बताती है। आई नीड द लैपटॉप दैट हैज ए लॉन्ग बैटरी लाइफ, दैट हैज अ लॉन्ग बैटरी लाइफ, ठीक, ये लैपटॉप के बारे में बता रहा है। दिस इज द हाउस वेयर आई ग्रीव, ये हाउस के बारे में मजीद बता रहा है, ठीक है। तो इस किस्म के आपने याद रखने हैं। तो ये आपके पास एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्लास आ जाएंगे, ठीक हो गया है। अच्छा, इसमें रिस्ट्रिक्टिव और कामा के हवाले से अगर हम बात करें, नॉन रिस्ट्रिक्टिव भी होते हैं। जहां पर अगर आप विच का इस्तेमाल करेंगे, फिर आप कामा का इस्तेमाल करेंगे, फिर आप इस तरह आप लगा देंगे विच इज रेड, फिर कार के साथ आप इसको यूज करेंगे। लेकिन अगर आप द कार दैट आई बॉट इज फास्ट, तो यहाँ पर दैट यूज करेंगे, फिर कामा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप विच का इस्तेमाल करेंगे, फिर यहाँ पर कामा लगाने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। और जहाँ तक वर्ब की बात है, वर्ब फ्रेज की, तो वो वर्ब के ही मेन काम करते हैं, जो मेन वर्ब होता है, ठीक है। वो पिछले जिस तरह फ्रेज के अंदर हमने पढ़ा था, तो क्लास का भी वही काम होगा। शी, ये प्रेडिकेट जो होता है ना, कंप्लीट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये फिर ये वर्ब क्लास कहलाता है। प्रेडिकेट, सब्जेक्ट को हटा दो, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो यूज होते हैं, वो उसी के अंदर ही आते हैं, सही हो गया। सो इस तरह से इसको आप देख लीजिएगा। और प्रपोजिशनल फ्रेज भी जो है, वो प्रपोजिशन से ही स्टार्ट होती है। द बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल इज माइन, ठीक हो गया। ये प्रपोजिशन से स्टार्ट होती है, ठीक है। जाहिर सी बात है, ये नाउन प्रोनाउन के ऊपर एंड होती है। एडजेक्टिव या एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करती है, ठीक है। शी स्लेप्ट अनटिल नून, अब ये अनटिल नून जो है, ये सोने के बारे में बता रहा है कि कब तक वो सोई है। तो ये चीजें इस तरह यूज होती हैं। prepositional फ्रेज भी आप इसको याद रख लीजिएगा। सो ये भी उसी में आ जाती है, ठीक है। ये एडवर्ब क्लास, हाँ सॉरी, ये प्रपोजिशनल फ्रेज नहीं, नहीं, ये तो क्लास इसका होना चाहिए, ये तो फ्रेज मैंने इसको यूज कर लिया है, एक मिनट, ये क्लास है। ये हमने फ्रेज के वर्ब फ्रेज की बात की है, चलो। क्लास भी वो वर्ब के तौर पर ही आती है, इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर भी वो फ्रेज हमने लिख लिया है गलती से, फ्रेज ही हमने यहाँ पर वो लिख लिया है, चलो। तो क्लास इज एडवर्ब क्लास को आप देख लीजिएगा, इसमें भी ये यही ये सारी चीजें आती हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर जो जुमला होता है ना, एक मिनट, कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर जो डिपेंडेंट क्लास होता है, वही आपका एडवर्ब क्लास होता है। शी, व्हेन द बेल रिंग्स वी विल लीव, कब लीव करेंगे, लीव के बारे में बता रहा है कि जब बेल बजना शुरू कर देगी। तो ये उसने वर्ब को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। सो इस किस्म के ये जो चीजें हैं, एडवर्ब क्लास, वो इसी में आती हैं। इसका आप देख लीजिएगा। इसको आप ये फ्रेज को हटा लीजिएगा, इसको आप वर्ब के तौर पर सर्च कर लीजिएगा। वहां पर भी वो मेन वर्ब के तौर पर ही काम करेगा वो जुमला।
सारा जो होगा प्रेडिकेट जितना भी बनेगा ना। और बाकी प्रेपोजिशन फ्रेज जो है वो प्रेपोजिशन केस की तरह ही एक कंप्लीट जुमला होगा, सही है। प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगा और वो डिपेंडेंट होगा उसी के ऊपर। अच्छा, इसके साथ आपने सिंगुलर और प्लूरल नाउन को भी देख लेने हैं। वो मैंने एक पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन के सेक्शन में नहीं डाले थे, तो मैंने यहाँ पर उसको यूज कर लिया है, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल नाउन को आप देख लीजिएगा कि कुछ वर्ड्स इस तरह होते हैं कि उनको हम प्लूरल नहीं, सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। सीजर है, ट्राउजर है, ग्लासेस, स्पेक्टेकल, शॉर्ट, जीन्स है। इसको आप देख लीजिएगा। और ये भी देख लीजिएगा, न्यूज, मैथमेटिक्स, मीजल्स, पॉलिटिक्स, ये भी सिंगुलर के तौर पर यूज होते हैं। शीप, डियर, फिश, एयरक्राफ्ट, सीरीज, स्पीशीज, इनकी जो है अ, ये इसको भी हम प्लूरल नहीं बनाते, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के तौर पर यूज हो सकते हैं। और इसको आप देख लें कि कैक्टस, कैक्टाई, फंजस, फंजाई, न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई, फोकस, फोकाई, रेडियस, रेडाई, अलमनस, अलुमाई। तो इस किस्म के ये आपने प्लूरल और सिंगुलर, सिंगुलर नाउन, इसको भी आपने याद रख लेना है। डेटम है, करिकुलम है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। और ये सिंगुलर प्लूरल है। थीसिस है, एनालिसिस है, फिनामिनन है, फिनामिना है। ये सिंगुलर प्लूरल ना। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, ये देखिए क्राइटेरियन ये सिंगुलर है, क्राइटेरिया ये प्लूरल है, ठीक है, क्राइटेरिया। और इसके अलावा हाँ, नाइफ, नाइज, लाइफ, लाइफ, लाइज, वाइफ, वाइज, लीफ, लीव्स, हाफ, हाव्स, रूफ्स, चीव्स, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। पोटैटो, पोटैटोज, टोमेटो, टोमेटोज, हीरो, हीरोज, इको, इकोज, फोटो, फोटोज, पियानो, पियानोज, रेडियो, रेडियोज, तो ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, फिर ये अनकाउंटेबल नाउन जो है, अनकाउंटेबल नाउन, इसको भी हम प्लूरल नहीं बनाते, इसको भी हम वैसे यूज करते हैं। और इसके अलावा इसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं अगर आपकी कुछ को आप प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। इसको भी आप देख लीजिएगा। और मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ, पासर्स बाय, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नीज जनरल, कपफुल्स, कपफ्यूल्स, इस किस्म के वर्ड ये यूज होते हैं। कैटेगरी और एग्जांपल्स, सीजर्स ऑलवेज प्लूरल। और न्यूज, शीप, कैक्टस, नाइफ, एडवाइस, ये मैंने बता दिया आपको। फिर आपने मस्कुलिन और फेमिनिन को भी देख लेना है कि एक्टर, एक्ट्रेस, वेट्रेस, वेट्रेस, और होस्ट, होस्टेड्स, एनिमल्स, हॉर्स, स्टेलियंस, मेयर, फोल्स, हेन, चिक, काउ, 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 बुल, डक, ड्रैग, गोज, गेंडर, गोज, गोजलिन्स। सो ये जो अन एक्सेप्शन जो एक्सेप्शनल होते हैं ना, उनको भी आपने याद कर लेना है, ठीक है। उसको कि वो किस तरह से उसके सिंगुलर और प्लूरल बनते हैं ना, इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, अच्छा, अब हम आखिर में बात करते हैं कि जेरेंट, पार्टिसिपल्स और इन्फिनेटिव में क्या फर्क होते हैं, ठीक हो गया। देखिए, जेरेंट जो होते हैं ना, वो जब हम वर्ब के साथ आईएनजी इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो जेरेंट बन जाता है। और वो जब वर्ब के साथ हम आईएनजी इस्तेमाल करते हैं और वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो, तो उसे जेरंड कहते हैं नाउन के तौर पर। अब नाउन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट हो सकता है। ये देख ले, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ये देखें, स्विम, स्विम वर्ब है, हमने स्विमिंग बना दिया, आईएनजी लगा दिया है, तो यहां पर ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। सो इसलिए ये सब्जेक्ट, ये हमारे पास क्या है, ये जेरेंट है। जेरेंट वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर उसके नाउन के तौर पर यूज करना। और रीडिंग नॉवेल्स, उसको ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करना। और आवर फेवरेट एक्टिविटी इज डांसिंग, कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज करना, ठीक हो गया है। ये जेरेंट कहलाता है। अब पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल फिर दो किस्म के होते हैं। पार्टिसिपल भी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी हमें लगाते हैं, ठीक है, लेकिन उसको फिर हम एडजेक्टिव के तौर पर यूज करते हैं, ठीक हो गया।
फॉर एग्जाम्पल ये पार्टिसिपल है ना, फॉर एग्जाम्पल द बार्किंग डॉग, ये देखें द बार्किंग डॉग, ये यहाँ पर भी बार्किंग वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमने जी इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास पार्टिसिपल्स की भी दो दो टाइप्स होती हैं। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वो होता है, जेरेंड की तरह ही होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है ना, प्रेजेंट, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जेरेंड है, यहाँ पर तो जेरेंड है, वर्ब के साथ हमने आईएनजी इस्तेमाल कर लिया जो नाउन के तौर पर यूज हुआ है। वर्ब के साथ, एक मिनट, यहाँ से कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आपका, मैं नीचे ये बता दूं, इसको आप देख लीजिएगा, उम्मीद है यहाँ से ही आपका कंसेप्ट बड़ा क्लियर हो जाएगा। सही हो गया। इसको आप देख लीजिएगा कि ये जेरेंड है और ये पार्टिसिपल है। अब जेरेंड जो होता है ना, जेरेंड वर्ब की पहली फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी लगाते हैं, उसको नाउन के तौर पर यूज करते हैं, तो वो जेरेंड कहलाता है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। लेकिन आम जेरेंड जो होता है, जेरेंड जेरेंड जो होता है, ये सिर्फ नाउन के तौर पर यूज होता है। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी लगाते हैं, तो वो नाउन बन जाता है। सेंटेंस में नाउन आपको पता है कि सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है, तो ये जेरंड कहलाता है। लेकिन जहां तक पार्टिसिपल की बात है, तो वो वर्ब के साथ हम आईएनजी इस्तेमाल करते हैं, और वो एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब का किरदार अदा करता है, ठीक है। और ये देखें, प्लेइंग कार्ड्स, देखें यहाँ पर भी आईएनजी हमने लगा लिया है, लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वॉकिंग अलोंग द रोड, शी वेंट अवे स्माइलिंग, कैसे गई, स्माइल करते हुए गई, ठीक है। तो ये स्माइलिंग जो है, ये वर्ब के बारे में बता रहा है, तो ये एक एडवर्ब के तौर पर भी इसने काम कर लिया है। स्माइलिंग कर, देखिए ये भी, स्माइलिंग इज माई फेवरेट एक्टिविटी, अगर मैं कहूँ कि स्माइलिंग इज माई फेवरेट एक्टिविटी, तो स्माइलिंग इज माय फेवरेट एक्टिविटी, तो ये फिर जेरंड बन जाएगा, क्योंकि स्माइलिंग जो है वो नाउन के तौर पर यूज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर स्माइलिंग गर्ल, तो ये गर्ल से पहले स्माइलिंग आ रहा है, तो ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है। तो जो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर उसको अगर एडजेक्टिव के तौर पर यूज किया जाए, तो वो पार्टिसिपल बन जाता है, ठीक है। स्विमिंग पर्सन, ए सिंगिंग बॉय, ठीक है, ये पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल देखिए, एडजेक्टिव का रोल भी प्ले कर रहा है, एडवर्ब का रोल भी प्ले कर रहा है, और वर्ब का रोल भी प्ले कर सकता है, ठीक है। पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो भी पार्टिसिपल कहलाती है। मैं आपको एक मिसाल दे दूं, फॉर एग्जांपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म, वो भी पार्टिसिपल के अंदर आती है, लेकिन वो उसकी फिर काइंड में होती है ना। एक हमारे पास है एक हमारे पास है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में देखा एनजी लगाकर उसको नाउन के तौर पर यूज करते हैं ना, कि द बार्किंग डॉग। अब ये आईएनजी लगाकर इसको एडजेक्टिव बनाया गया है, नाउन से पहले आ रहा, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। द बार्किंग डॉग सही है। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल जो है, ही हैज इटन, अब ये इटन जो है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और ये शी वाज, द बुक वाज रिटन, द ब्रोकन ग्लास। अब ये ब्रोकन ग्लास जो है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव की तरह पर यूज हो रहा है, और वैसे वर्ब यूज हो रहा हो, तो ये भी पार्टिसिपल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि ए फॉलन ट्री इज ए ब्रोकन हार्ट। ए ब्रोकन हार्ट जो है, ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोकन, ब्रोकन हार्ट, ये नाउन से पहले वहां पर वो एडजेक्टिव के तौर पर वो यूज हुआ है। तो इस तरह से हम इन चीजों को यूज करते हैं, सही हो गया है। सो ये सारी चीजें इस तरह से हैं। उम्मीद है आपको, और इन्फिनिटिव की जहाँ तक बात है, तो टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करने को इन्फिनिटिव कहते हैं, सही हो गया है। और उसके इन्फिनिटिव कहते हैं। और बस ये उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अभी हमने क्या डिस्कस किया है, लेट मी शेयर द मेन पॉइंट्स। हाँ, अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि होमोफोन होमोनिम क्या होता है, एनाफोरिक एनाफोरिक रेफरेंस क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होते हैं, एनाग्राम एनाफोराम क्या होते हैं, इन्फ्लेक्शनल एंडिंग क्या होती है, पॉइंटिंग वर्ड्स क्या होते हैं, दिस दैट दीज दोज, ये क्या होते हैं, ये हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। हमने फिगर ऑफ स्पीच हमने डिस्कस कर लिए है, हमने जेरेंट पार्टिसिपल को डिस्कस कर लिया है, और हमने ये काइंड्स ऑफ फ्रेजेस को भी हमने आपसे डिस्कस कर लिया है, सही है।
उम्मीद है इस हवाले से कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। गिव मी अ सेकंड। अच्छा। अच्छा, अब मैंने आपको ये दिखाना था कि ये टॉपिक तो हो गया, ठीक है। अब मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से दिखाता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से आपने क्या कवर करना है, और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को कैसे कवर करना है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट नरेशन को कैसे कवर करना है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर भी हम चर्चा करते हैं, फिर मॉडल वर्ब्स की तरफ आते हैं, फिर हम कनेक्टर्स की बात करते हैं, पंक्चुएशन को भी मैं आपसे मिलवा देता हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। अगर हम मुड़कर देखें। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज बता दूं। ये नाउन जो है ना, ये कहीं मुझसे भूल न जाए। ये नाउन जो होते हैं ना, ये कोलेक्टिव नाउन जो होते हैं, ये भी पेपर्स में आते रहते हैं, आप लोगों के नजरों के सामने ये कई बार गुजरे होंगे। उम्मीद तो की जा सकती है कि ये ए क्राउड ऑफ पीपल, वो यहाँ पर ये मिस कर देगा कि पीपल के साथ क्या आता है, लोगों के जमघटे के साथ। तो इनके साथ आता है कि ए क्राउड ऑफ पीपल होता है, ए सर्कल, ए पार्टी ऑफ फ्रेंड होता है, आर्मी, ए ट्रूप ऑफ सोल्जर होता है, ए कारवान ऑफ जिप्सीज होता है, क्लास ऑफ पपिल्स होता है, ए क्रू ऑफ सेलर्स होता है, ए लाइन ऑफ किंग सेलर्स होता है, ए पेट्रोल ऑफ पुलिसमैन होता है, ए टीम ऑफ प्लेयर्स होता है, ए पैक ऑफ थीव्स होता है, ए कंपनी ऑफ एक्टर्स सोल्जर्स होता है, ए बॉन ऑफ ए बॉडी ऑफ मैन होता है, ठीक है। A body, a pack of thieves, a body of men, a band of musician robbers, a staff of teachers, a colony or nest of ants, a colony or nest of ants, a catch of fish, a brood of chickens, a flight of swallows, doves, a flock of sheep, geese, birds, a herd of cattle, deers, a ghost, a kindle of ladders। तो इनको सबको आप याद कर लें। पैक ऑफ हॉन्डल वुल्स, or a shoals of fish, a team of horse, a pride of lions, a hive of bees, a tribe of goats, a host of mice, a banquet of flowers, a bunch of grapes, a bunch of keys। देखिए, ये दो दो भी मैंने एक साथ यूज कर लिया ना। a basket or crate of fruits, a batch of breads, a bundle of hay, eggs, a group of islands, a grove of trees, a heap of stones, a pair of shoes, a range of hills, a row of houses, a stack of woods। ठीक हो गया है। सो इन सबको आप रिवाइज कर लें तो उम्मीद है ये देख लें कि ए बंच ऑफ क्रैप्स, ए बंच ऑफ कीज, ए बंच ऑफ बनानाज, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ए बैंड ऑफ रॉबर्स, ए बेल ऑफ कॉटन, ए बंडल ऑफ स्टिक्स, ए कारवान ऑफ पिलग्रिम्स, ए कारवान ऑफ मर्चेंट्स, ए कारवान ऑफ ट्रैवलर्स, ए सेंचुरी ऑफ ईयर्स, ए ज्यूरी ऑफ जजेस। तो ए पाइल ऑफ बुक्स, a library of books, a flock of sheep, birds, a crew of sailors, a collective of gowns, pictures, stamps, a gallery of stars, a galaxy of stars, a pack of cards, a herd of cattle, a range of mountains, a stock of corns, a set of swarm of a team of crickets, a team of wagons, a tribe of Arabs, a troop of scouts। सो ये वाली चीजें भी इसी के अंदर ही आती हैं। सो इसको भी आप रिवाइज कर लीजिएगा, ये कभी कभी पेपर में ये चीजें भी वो पूछ लेते हैं, सही है। अभी अगर हम डिस्कस करें, हम मैं अगर आपसे डिस्कस करूं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से। सो देखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच की जहां तक बात है ना, फॉर एग्जाम्पल ये नाउन आप लोगों के सामने है। नाउन को आपको कैसे कवर करना चाहिए। देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो उसकी काइंड्स हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, इसके अलावा गुजारा नहीं है। यहाँ से वो एमसीक्यूज बना सकते हैं कि वो काइंड्स के हवाले से अगर वो पूछ ले आपसे। सो ये चीजें आपको आनी चाहिए, उसकी काइंड्स ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप देख सकते हैं। सो ये उसकी काइंड्स है, इस हवाले से वो आपसे पूछ सकता है। फिर वो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर के तौर पर यूज होते हैं, इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगता है, ये भी आप देख लीजिएगा। और ये मैथमेटिक्स वगैरह ये भी सिंगुलर के तौर पर यूज होते हैं, ये हमेशा प्लूरल यूज होते हैं, इनको आप सिंगुलर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, उनके साथ एस लगाकर उनको प्लूरल नहीं बना सकते। और कुछ वर्ड्स होते हैं वो हमेशा उनके साथ एस लगता है ना, उस एस के बगैर आप नहीं लिख सकते, ठीक है।
सो इस तरह से, हाँ ये abstract नाउन है। इनके साथ आप एस लगाकर इनको आप प्लूरल नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल आप एडवाइसेज आप नहीं कह सकते, इंफॉर्मेशंस आप नहीं कह सकते। इनको ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ एडवाइस या लॉट ऑफ एडवाइस, इस किस्म के वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। नॉलेज, ज्यूरी, लगेज, ट्रैफिक, हैप्पीनेस, होमवर्क, मील, ट्रैफिक, जितने किस्म के वर्ड्स हैं इनको अपने उस तरह से ही यूज करने हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देख लें कि ये कैटल, पीपल, जेंट्री, ये हमेशा प्लूरल के तौर पर यूज होते हैं। और इनके साथ आप वो एस या एस लगाकर आप इनको प्लूरल आप किसी भी सूरत में नहीं बना सकते, ठीक है। आगे आगे अगर हम देखें, तो आगे ये कि इसको प्लूरल और सिंगुलर दोनों के तौर पर यूज हो सकते हैं। अगर आप उसको कंप्लीट एज अ होल लेंगे तो फिर सिंगुलर यूज करेंगे। अगर आप बात करेंगे, एक एक इंडिविजुअल की बात करेंगे, तो फिर उसको आप प्लूरल के तौर पर आप यूज करेंगे। इसके अलावा आप देख लीजिएगा कि 10 3 फीट रूल, इस किस्म के जो वर्ड्स होते हैं, 10 रुपी नोट, सो ये आप इसको भी आप सिंगुलर यूज करेंगे क्योंकि ये एडजेक्टिव के तौर पर यहाँ पर यूज होते हैं। कहीं पर द का इस्तेमाल नहीं करते हम। और सिंगुलर, प्लूरल्स, और ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ब्रिक, स्टोन का यूज, मॉडिफायर्स, काउंटेबल नाउन, मॉडिफायर्स अनकाउंटेबल नाउन के लिए कौन से यूज होते हैं। सो इन सबको आप देख लीजिएगा। सो नीचे ये एक्सरसाइज भी है, इसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आ, तो ये नाउन के हवाले से है। नाउन के हवाले से ये वाली चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं प्रोनाउन के हवाले से आपको कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि प्रोनाउन की काइंड्स आपको आनी चाहिए। फिर प्रोनाउन के हवाले से कुछ रूल्स होते हैं, वो भी आपको आने चाहिए। प्रोनाउन की जहाँ तक काइंड्स की बात करें तो प्रोनाउन जो होते हैं ना, आई, वी, यू, दे, उनको प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। पहली जो हमारे पास किस्म है वो पर्सनल प्रोनाउन है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये शख्स या जगह के ऊपर, ये किसी शख्स की जगह के ऊपर इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर आपने ख्याल ये करना है कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इनको हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये सब्जेक्ट की जगह के ऊपर यूज होते हैं, ये ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज होते हैं। ये बीच वाले को पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, इसको पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, इसको पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ये रेड कलर वाले को फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, ये ब्लू कलर वाले सेकंड पर्सन, और ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। फिर उसके बाद इसकी अगली काइंड जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस, दैट, दीज, दोज, वो जब हम किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन सवाल पूछने के लिए यूज होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं ना, वो ये हु इज स्पीकिंग, ये रिलेटिव क्लास को इंट्रोड्यूस करने के लिए। अभी हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव क्लास जो होती है वो रिलेटिव क्लास ही उसी के अंदर आती है ना। 1 मिनट, सही हो गया। इसको आप देख लीजिएगा। और कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, वट, ओवर, विच सो एवर, होम सो एवर, वट एवर, से, और इस किस्म के जो प्रोनाउन होते हैं उनको कंपाउंड प्रोनाउन कहते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन आपने देख लेने हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन के अंदर सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन, प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन, सिंगुलर और प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है, ये सारे इसमें यूज होते हैं। सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन जो होते हैं, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, someone, somebody, something, everyone, everybody, everything, none, nobody, nothing, either, either। तो ये वाले जो होते हैं ना, ये सिंगुलर इनडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पर हम इसको यूज करते हैं, सही है। प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन, बोथ, फ्यू, मेनी, अदर्स, ये सिंगुलर इनडेफिनेट, मतलब ये किसी स्पेसिफिक शख्स की तरफ ये इशारा नहीं करते। इसको हम वैसे ही यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरफ पर यूज होते हैं। आल के साथ इस भी लगते हैं, आल के साथ आर भी लगता है, ठीक है। सो ये इनडेफिनेट का मतलब ये है किसी स्पेसिफिक चीज का जाहिर न करना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये ईच, आइदर, नाइदर, ये आपने देख लेना है इसका क्या यूजेज है। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं और इंफेटिक प्रोनाउन, ये दोनों मोस्टली सेम होते हैं, लेकिन इनकी पोजीशन में फर्क होता है कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ। ये इंफेटिक प्रोनाउन, जमील हिमसेल्फ ओपन द डोर, ठीक है। इस किस्म की ये वाली चीजें हम यूज करते हैं। ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा फिर आप पोजेसिव प्रोनाउन देख लीजिएगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर, वन अनदर हम यूज करते हैं। इसके अलावा फिर इसके कुछ रूल्स हैं कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। फिर देन, एज, बी, इसके बाद इजमार, ये जो इजमारत है इसके बाद सब्जेक्टिव के साथ प्रोनाउन लगता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा।
लेट बी और प्रपोजिशन के बाद कौन सा कैसा प्रोनाउन लगता है? ऑब्जेक्ट केस लगता है उसका। ईच तरह वन अनदर का इस्तेमाल आप देख लें, कंपैरिजन देख लें। कि किसी के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, किसी के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता। और एडजेक्टिव का जो ऑर्डर होता है उसको आप देख लीजिएगा, ये उसका ऑर्डर है। पॉजिटिव बात करेंगे तो पहला पर्सन, सेकंड पर्सन पहले आएगा, थर्ड पर्सन बीच में आएगा, और फर्स्ट पर्सन आखिर में आएगा। अगर आप पॉजिटिव बात करेंगे, अगर आप नेगेटिव बात करेंगे तो पहले अपने आप को रखेंगे, फिर थर्ड पर्सन की बात करेंगे, फिर आप सेकंड पर्सन की बात करेंगे। एग्जाम्पल आप लोगों की नजरों के सामने है, ठीक है। इस तरह से आप बढ़ते जाएं, नीचे देख लीजिएगा कि फेमिनिन के तौर पर कुछ चीज़ों को ट्रीट किया जाता है। ये जो चीज़ें हैं फेमिनिन के तौर पर ट्रीट होती हैं, ऊपर वाली मस्कुलिन के तौर पर ट्रीट होती हैं। ये वाली चीज़ें जो हैं, ये सन और समर वगैरह, ठीक है। लेट बिटवीन, इसका फर्क आप देख लीजिएगा। और अमंग नन और नाइदर आइदर बिटवीन, इसका भी फर्क आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो नीचे एक्सरसाइज भी है, इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये तो प्रोनाउन प्रोनाउन। अब हम अगर बात करें एडजेक्टिव की, सो हाँ, एडजेक्टिव की भी आपने इस तरह करना है कि ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, और उसमें न्यूमरल एडजेक्टिव, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, रिलेटिव एडजेक्टिव, इंटरॉगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, कंपाउंड एडजेक्टिव, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स। आर्टिकल भी एडजेक्टिव की तरह पर यूज होते हैं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। इसके अपने काइंड्स देख लेनी है, फिर उसकी डिग्रीज होती हैं, फिर ये उसका सीक्वेंस है एडजेक्टिव का ना, ये उसका फार्मूला है। इसको आप देख लीजिएगा, एग्जांपल आप लोगों के सामने है, ठीक है। और इसी के साथ फिर ये उसका एक रूल है, ये भी आप देख लीजिएगा। हाँ, यहाँ से भी वो लिटिल है, लिटिल, ये भी आपको आना चाहिए। हाँ, यहाँ पर वो एक ये रूल है कि सीनियर, आप ये नहीं कह सकते कि ही इज सीनियर देन मी, जूनियर देन मी, सुपीरियर देन मी। आप इनके बाद आप देन का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, इनके बाद आप टू का इस्तेमाल करेंगे कि ही इज सीनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी, ही इज सुपीरियर टू मी, इंफीरियर टू मी, प्रायर टू मी, पोस्टीरियर टू मी, इंटीरियर टू मी। ये इस किस्म का आप ये यूज कर सकते हैं। कुछ एडजेक्ट ऐसे होते हैं जिनको मजीद उनको परफेक्ट नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल परफेक्ट, यूनिक, तो ये उसकी बस वैसे ही आप रहने देंगे इसको, ठीक है। नीचे आप देख लीजिएगा, ये एग्जाम्पल हैं और भी हैं। इसमें जो एक्सेप्शंस हैं इसको आप रीड कर लेंगे तो उम्मीद है आपको ये डायरेक्ट समझ में आ जाएंगे ये सारी चीजें ना। हाँ, ये आइदर नाइदर का इस्तेमाल आप देख लें। देखें, आइदर नाइदर नन और एनी, आइदर एनी, आइदर दो में से कोई एक, और एनी दो में से ज्यादा में से कोई एक। नाइदर, नाइदर कौन सा होता है? नाइदर दो में से कोई एक नहीं, और नन ज्यादा में से कोई एक नहीं। ये उसका यूजेज है, इसको आप देख लीजिएगा, आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगी। इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल आप देख लेंगे तो समझ आ जाएगी, उम्मीद तो ये है। एडजेक्टिव। अब अभी अगर हम बात करें वर्ब की, अच्छा, वर्ब की वो कभी कभी काइंड्स भी आपसे पूछ सकता है कि ये वाली काइंड्स आप देख लें, तीन काइंड्स सेम होती हैं कि स्पिल्ट, स्पिल्ट, सेट, रीड, पुट, लेट, हर्ट, हीट, कट, बस्ट, बैट, स्प्रेड, ये चीजें सेम होती हैं। लेकिन इसी के साथ जो है वो पूछ सकता है आपसे, हाँ, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब भी वो यूज हो सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनके साथ सब्जेक्ट लगता है, इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनके साथ, सॉरी, ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ही किल्ड, क्या उसने मारा है, कोई पता नहीं चल रहा, तो ये स्नैक आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया है तभी पता चला है ना, ऑब्जेक्ट लगता है ट्रांजिटिव वर्ब में। इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। रेगुलर और वीक वर्ब में क्या फर्क होता है कि रेगुलर वर्ब्स बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड, आखिर में ईडी लगता है। और इरेगुलर वर्ब जो होते हैं ना, वो बिल्कुल इंटरनली हम नाउन को चेंज कर देते हैं। देखें, गेट, गाट, गाट, ये देखें, गेट, गेटेड, गेटेड नहीं, अगर गेटेड होता तो फिर ये रेगुलर बन जाता। और इरेगुलर इस तरह से, ये नाउन भी रेगुलर इरेगुलर होते हैं, बाकी वर्ड्स भी हो सकते हैं, लेकिन फर्क आपने ये याद रखना है, अगर अगर आखिर में आप ईडी का इस्तेमाल करेंगे तो वही फिर बन जाएगा, रेगुलर वर्ब बन जाएगा, दूसरा फिर इरेगुलर बन जाएगा, ठीक है। बस इसी इसी चीज का आपने ख्याल रखना है।
अच्छा, मेन वर्ब्स और लेक्सिकल वर्ब इसका अपने ख्याल करना है। मेन वर्ब जो जुमले के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग, अब इज जो है अ, ये हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग जो है ये मेन वर्ब है। ठीक है। और लिंकिंग वर्ब या कपल वर्ब इसका अपने खास ख्याल करना है। ठीक है। अब ये देखें, शी इज अ डॉक्टर, शी लुक टायर्ड। अब ये जो है ना, ये लुक्स टायर्ड, ये ही और टायर्ड को मिला रहा है कि वो टायर्ड लग रहा है। सो ये जो है ना, ये कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहा है, ये एक्शन वर्ड नहीं है। इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं या कपल वर्ब कहते हैं। ये अपने खास ख्याल रखना है। ये अपील, बिकम, फील, लुक, साउंड, सेम, ये सारे जो होते हैं ये कपल। ऐसा ना हो कि इसके ऊपर आप क्लिक कर दो कि ये एक्शन वर्ड है या मेन वर्ब। जो मेन वर्ब तो हो सकता है, लेकिन ये कौन सा, कपल वर्ब या लिंकिंग वर्ब इसको फिर कहते हैं। ठीक है। एक्शन वर्ब वो होते हैं जो एक्शन जाहिर करते हैं। फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जिससे हमें हमें सारी चीजों का पता चलता है ना। टेंस का पता चल जाता है और पर्सन का सिंगुलर प्लूरल सारी चीजें पता चल जाती हैं। शी रन्स वेरी फास्टली, अब ये देखें रन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, शी है सिंगुलर है, और वो तेजी से दौड़ रही है, प्रेजेंट के अंदर बात हो रही है, तो हमें पता चल गया है। ठीक है। लेकिन नॉन फाइनाइट जो है, अब ये देखें, दे वांटेड टू विन द मैच, अब ये वांटेड से तो हमें पता चल गया कि पास्ट है, लेकिन ये टू विन से तो हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा कि टू विन आगे यहाँ पर प्रेजेंट भी। दे वांट टू विन, अब ये वांट टू विन भी हो सकता है, वांटेड टू विन भी हो सकता है। तो सो ये जो टू विन है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है जिसे हमें टेंस का पता नहीं चल रहा, मेन जुमले का पता नहीं चल रहा, सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा। ठीक है। तो ये फर्क है उसके अंदर, वो आपने ख्याल रखना है। ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये होते हैं कि ये इज एम आर। ठीक है। मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। फॉर एग्जाम्पल ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है या, ठीक है, और राइटिंग जो है ये मेन वर्ब है। ठीक है। बस ये आपने ख्याल करना है। वर्ब के अंदर और कोई चीज नहीं है। लिंकिंग वर्ब, कपल वर्ब, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब का वो पूछ सकता है, रेगुलर इरेगुलर वर्ब का पूछ सकता है, और फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स का वो पूछ सकता है। और बस कपल वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ये इसका आपने ख्याल करना है कि ये जो लिंकिंग वर्ब होते हैं ये वाले, ये लिंकिंग वर्ब होते हैं, इसका आपने खास ख्याल करना है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, हाँ, अब अगर हम एडवर्ब की बात करें तो ये एडवर्ब की पहले काइंड्स आपने मास्टर कर लेनी है, सारी काइंड्स आपको पता होनी चाहिए। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फॉर्मेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशंस, ये सारे आपको काइंड्स आपको पता होने चाहिए। फिर इसके अलावा वो पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स के हवाले से भी वो पूछता है। ठीक है। और ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होते हैं ये हमेशा इसके बाद आते हैं, इस एम आर के बाद आते हैं। दे, ही इज ऑलवेज सेड, शी इज ऑफन। ठीक है। और नाउ ही इज हियर, ये एडवर्ब ऑफ टाइम आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये उसका एक सीक्वेंस भी है, एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम, इसका आपने ख्याल करना है। ठीक है। और वे यूज और टू और इसकी कुछ रूल्स वगैरह हैं, इसका भी आपने ख्याल करना है। ठीक है। अच्छा, कंजंक्शन की जहां तक बात है तो इसमें एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। जुमले को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं फॉर एंड नार बट आर येट सो, जिसको फैन बॉयज कहते हैं। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये आपने याद करने, ये एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होते हैं ना, वो बिफोर आफ्टर, ये बाद में भी हम डिस्कस करेंगे। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होते हैं वो बिकॉज, देयरफॉर, वो इस किस्म के जो होते हैं ना, वो सारे ये देखें, इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, बिकॉज, सोन, देयरफॉर, ये सारे आपके पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक है। कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट के आपको उम्मीद समझ आ गई होगी। और ये सारी चीजें इसमें यूज होती हैं। कंपाउंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ये वाले होते हैं। ठीक हो गया। तो इनको आप देख लीजिएगा इन सबको। और अगर हम बात करें, किधर चले गए, प्रपोजिशन की बात करें, तो प्रपोजिशन का आपने खास ख्याल करना है। प्रपोजिशन चूंकि ज्यादा भी हैं, तो ये टाइम वाले ये कुछ फिक्स प्रपोजिशन है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ये भी आप देख लीजिएगा, ये भी आप देख लें, ये देख लें। और हाँ, ये चार्ट भी आप जरूर देख लीजिएगा। इस चार्ट में भी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि मंथ के लिए हम इन इस्तेमाल करते हैं,
लेकिन मंथ के साथ जब डेट आ जाए तो फिर हम आन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे के लिए हम आन इस्तेमाल करते हैं। नाइट नून मिडनाइट के लिए एट इस्तेमाल करते हैं। और इवनिंग आफ्टरनून और इवनिंग के लिए इन इस्तेमाल करते हैं। सीजन के लिए साल के लिए भी हम इन इस्तेमाल करते हैं। टाइम के लिए हम एट इस्तेमाल करते हैं। ये बाकी जितनी भी चीज़ें हैं इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें फिर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी आ जाती हैं, इसको भी आप रिवाइज कर लीजिएगा। और ये भी आप देख लीजिएगा। ये भी आप देख लीजिए। ये भी देख लीजिएगा। ये भी डेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें इसी में आ जाएंगी। हाँ, ये देख लें कि टूल्स के लिए विद बाई इसके लिए लगता है। आई राइट विद पेन ही किल्ड विद नाइफ। और डोर्स ये सारी चीजें इस तरह आ जाती हैं बस। इनको आप जरूर इसको याद रख लें। इसको अभी डिटेल से तो हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैं शॉर्ट एक और व्यू दे रहा हूँ कि आपको इसको याद रख पाए ठीक से ना। ये आप देख लीजिएगा। ये भी देख लीजिएगा। ये सारी चीजें मैं आपसे शेयर कर दूंगा, लेकिन अगर आप मुझे मैसेज कर देंगे तो फिर मैं आपसे ये सारी चीजें डिस्कस कर लूंगा। ठीक है। ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, ये भी हो गया था। एडवर्ब, उम्मीद है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के आपको उम्मीद है समझ आ गई है। ठीक है, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपने कैसे टैकल करना है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी चीजों की तरफ। हाँ, अब अभी अगर हम बात करें ना काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की, ठीक है, वो आपने इसको एक बार जरूर रिवाइज कर लेना है। यहाँ पर वो बेहतरीन वो यहाँ से भी एमसीक्यूज बना सकता है, और ये राइटिंग में भी ये मोस्टली यूज होते हैं। ठीक है। आपको क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए, ये टोटल 9 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आपको आनी चाहिए। ठीक है। देखें, 5 काइंड्स हैं जिसको ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग कहते हैं। डिक्लेरेटिव, जिसको डिक्लेरेटिव या assertive सेंटेंस कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। ये वाले 5 जुमले जो हैं ये आपको आनी चाहिए। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर भी यूज होते हैं। अगर आपको नहीं आते तो फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आप नहीं कर सकते। सही है। बाकी ये ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन है। ये 4 काइंड्स हैं। सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है। इनके रूल्स डेफिनेशन एग्जांपल ये भी आपको होने चाहिए। वो सेंटेंस को हाईलाइट करके वो आपसे पूछ सकता है कि हाँ ये कौन सा जुमला है। ठीक है, ये तो बहुत जरूरी है। ये अगर आपको नहीं आती तो फिर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आप कैसे करेंगे, क्योंकि वहां पर हर जुमले को चेंज करने एक अलग तरीका है। इंट्रागेटिव सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का, उसका उसको आप अलग से चेंज करेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस को चेंज अलग से तरीका है, इसका अलग तरीका है। ठीक है। जहां तक बात है डिक्लेरेटिव सेंटेंस की, ये आप देख लीजिएगा, डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्पल देख लीजिएगा। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। और ये आपके पास ये इंट्रागेटिव सेंटेंस आपके पास आ गया है। ठीक है। इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आपकी नजरों के सामने है। इसको आप देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव से ये सॉरी इंपेरेटिव, ये इंपेरेटिव सेंटेंस आपके सामने, इसके एग्जांपल देख लीजिएगा। ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें फीलिंग का इजहार किया जाता है। ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जिसमें दुआ या बदुआ या खुशी का इजहार किया जाता है। ठीक है। 1 मिनट। इसमें सही हो गया। हाँ, सही हो गया। हाँ, देखें, डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना वो सिंपल जुमले होते हैं कि ही राइट्स अ लेटर। इंटरोगेटिव सवाल में सवाल सवाल पूछते हैं। डबल इंटरोगेटिव सिंगल इंटरोगेटिव होते हैं। इंपेरेटिव में हुक्म देते हैं कि ओपन द डोर, ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में फीलिंग का इजहार किया जाता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में दुआ या बदुआ का जिक्र किया जाता है। ठीक है। सिंपल सेंटेंस देख लें, सिंपल जुमले को कहते हैं कि ही राइट्स अ लेटर, ही वेंट टू लाहौर। सिंपल सेंटेंस ये कहलाते हैं। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर जो होते हैं ना, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं कि फॉर एंड नार बट आर येट सो।
ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाते हैं। और इसमें जुमला जो होता है ना, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, जब दो जुमलों को कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के जरिए जोड़ा जाए तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनता है ना। ये फैन बॉयज भी इसे कहते हैं। ये देखें, फॉर एंड नॉर और बट या आर येट सो, जब इसके जरिए हम दो जुमलों को आपस में हम मिला लेते हैं तो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस ये बन जाता है। ठीक है, बीच में हम कामा और एंड भी लगाते हैं, कामा लगा देते हैं, और यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के जरिए जब हम दो जुमलों का उसमें जोड़ते हैं कि माय नेम इज आफ्ताब एंड आई रीड इन एट क्लास, तो यहाँ पर फिर हम बीच में ये कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस की आप डेफिनेशन, कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन देख लें। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की हेल्प से उसको बनाते हैं हम। अब आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का भी पता चल गया है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं, ये जुमला कैसे बनता है। आपको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का पता चल गया है। कॉलन सेमी कॉलन के रूल्स भी इसी के अंदर आते हैं, वो आप देख लीजिएगा। और इसी के साथ आप देख लीजिएगा कि कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लासेस जो होते हैं वो भी इसी के अंदर यूज होते हैं। अच्छा, ये भी हमेशा याद रखिए कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लासेस में क्या फर्क है। डिपेंडेंट क्लासेस हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं। जो भी दो जुमले आपस में जुड़े हुए हैं, अगर एक जुमला सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है तो वो क्या बनेगा, वो डिपेंडेंट क्लास बनेगा, और दूसरा जुमला क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट जुमला आपसे बनेगा। ठीक है, तो ये उसकी डेफिनेशन है। वन डिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लास, वन और टू डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लासेस मिलाकर आपके पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। इसको आप देख लीजिएगा। शी वाज स्टिल अनहैप्पी ऑल्दो ही वाज वेल्थी, वो फिर भी नाखुश थे अगरचे वो भी अमीर थी। ऑल्दो ही वाज वेल्थी, ही वाज स्टिल अनहैप्पी, तो बीच में काम आ गया है। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन अगर आप बीच में यूज करेंगे फिर काम नहीं आएगा। अगर आप इसको स्टार्ट में यूज कर लेंगे, स्टार्ट में यूज करेंगे तो बीच में काम आ जाएगा, बीच में यूज करेंगे तो फिर काम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसी के साथ आपने एक कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस को भी आपने देख लेना है। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर ये डेफिनेशन आप उसको देख लीजिएगा, और ये एग्जांपल भी उसको देख लीजिएगा, ताकि वहां पर आप क्लिक कर सकें कि आप वाकई ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, इन ये नीचे भी आप एग्जांपल देख लीजिएगा कि कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस की। उम्मीद है यहाँ से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये मॉक टेस्ट भी आप कर सकते हैं कि क्या आपको आते हैं ये सारी चीजें। ये दो और एमसीक्यूज हैं कि इसमें कौन सा जो है सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इस किस्म के एमसीक्यूज का आपका सामना होगा और आपने उसको क्लिक करने हैं। ये देख लें, ये कौन सा जुमला है और ये कौन सा जुमला है, ये कौन सा जुमला है। ठीक है, सो ये आपने करने हैं। सो ये काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के हवाले से मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, और इसका भी मैंने बता दिया जो नरेशन के अंदर यूज होते हैं। सही हो गया। अच्छा, इस हवाले से एक मिनट, एक और चीज मैं बता दूं। हाँ, ये अगर आप बात करें, चलो मैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के ऊपर बात कर लेता हूँ। अच्छा, ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसको भी आप देख लीजिएगा, इसके वैसे कुछ रूल्स हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उसको हम जुमले को चेंज करते हैं, ये देख लें। टोटल हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं, तो 8 टेंसेस का जो है पैसिव वॉइस बनता है। वो 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस आपको आना चाहिए, क्योंकि वो राइटिंग में भी यूज होता है। शी रोट अ नावल, या ही प्लेज अ गिटार। इस किस्म के इन इनका पैसिव वॉइस बनाया, नावल वाज रिटन बाय हर, द गिटार इज प्लेड बाय हिम। तो इस किस्म के पैसिव वॉइस आप इनको देख लीजिएगा, ये इजी हैं। तो इन टेंसेस आपको आने चाहिए, फिर आप इन सब को आप कर सकते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, सिर्फ इन ये देखें, इन 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है। ये जो 8 टेंसेस हैं आपके सामने हैं। इसके अलावा ये चार्ट आपको आना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज चेंज होते हैं और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होते हैं। इनका हम रद्द करते रहते हैं। और ये भी उसके कुछ रूल्स हैं, इसमें आप इसको देख लीजिएगा, और ये नीचे वाले जुमले आप चेंज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर ये बहुत सारे चेंज हुए पड़े हैं, ये देख लें। ये एक्टिव वॉइस है, एक मिनट स्टार्ट से मैं आपको दिखा दूं। हाँ, ये एक्टिव वॉइस है, और ये पैसिव वॉइस चेंज हुए पड़े हैं। ये एक्टिव वॉइस है, और ये पैसिव वॉइस है। ये एक्टिव वॉइस है,
ये पैसिव वॉइस है। ये एक्टिव वॉइस है। ये पैसिव वॉइस है। ये एक्टिव वॉइस है। ये पैसिव वॉइस है। ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। मॉडल वर्ब्स को हम किस तरह चेंज करते हैं इसको भी आप देख लीजिएगा। हाँ, आप यहाँ यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये सारे एक साथ चेंज हुए पड़े हैं ना। सो उम्मीद है यहाँ से भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इसमें एक असल में इसमें ना एक और भी वो यूज करता है, ये जो हु से स्टार्ट होते हैं ना, वो हु वाले का शायद आपके लिए कंसेप्ट थोड़ा सा और भी डिफिकल्ट लगे, लेकिन इतना डिफिकल्ट तो नहीं है। एक मिनट में दिखा दूं कि कहाँ चला गया वो। चलो, वो WHO हु वाले भी इसमें अंदर यूज होते हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा एक बार ना। हम्म। एक मिनट, ये मैं चलो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। हाँ, इसको आप देख लीजिएगा ना, इनको इनको आप चेंज कर लें, इन सारे एटेंट पैसिव वॉइस को ना। ये देख लें, हु इज टीचिंग हर, बाय whom शी इज बीइंग taught। इसको आप देख लीजिएगा, इसको भी आप, इसको आप कैसे चेंज करेंगे, इसको आप देख लें। इसको आप कैसे चेंज करेंगे, ये वाले, इन सबको आप देख लें, इनको भी आप देख लें, ये पास पेपर से लिए गए हैं, CSS के पास पेपर से। तो इनको भी आपने चेंज करने हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम बात करें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के, तो वो मैं सरसरी आप बता दूं, डिटेल के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। डिटेल के ऊपर बात करने के लिए फिर हम अलग से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, ये वीडियो शायद थोड़ी सी लेंथी हो गई है। इसमें भी आप देख लीजिएगा कि हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के लिए आपको ये चीज़ आनी चाहिए। टेंसेस हम उसमें चेंज करते हैं, हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं, हम कुछ सर्टन वर्ड्स को चेंज करते हैं, काइंड ऑफ सेंटेंसेस को चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब्स आपको आने चाहिए। ये 5 रूल्स अगर आपको आते हैं तो आप इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक टेंसेस की चेंज की बात है, तो टेंसेस हम यही चेंज करते हैं ना। ये टेंस इसमें चेंज होगा, ये इसमें चेंज होगा, ये इसमें चेंज, ये इसमें चेंज, ये इसमें चेंज, ये इसमें चेंज होगा, ठीक है। ये नीचे उसके एग्जाम्पल हैं, आप इसको देख सकते हैं, ये ऑलरेडी चेंज हुए पड़े हैं। ये भी आप उसके एग्जाम्पल हैं। प्रोनाउन इस तरह चेंज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है, वो रूल्स आपने देख लेने हैं। ये भी अपने देख लेने हैं। चेंज ऑफ सर्टन वर्ड्स जो है ना, कुछ वर्ड्स हम चेंज करते हैं, दिस दैट दिस दो, टुमारो, नेक्स्ट डे, yesterday, previous, last, can, could, may, might, will, would, shall, should, ये भी आपने चेंज करने हैं। और ये ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग जो है, ये जुमले, हर एक जुमले को चेंज करने का अलग तरीका है, वो भी आपने चेंज करने हैं। रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं, इनको भी आपने चेंज करने हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब्स भी आपको आने चाहिए, ठीक है। सो इंशाल्लाह ये सारे फिर आप इजीली चेंज कर सकते हैं, ये हर जुमले को चेंज करने का अलग तरीका है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि ये वाले हैं, फॉर एग्जांपल ये है ना कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट नरेशन है, आपने इनको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है, ये आप देख लीजिएगा। या अपडेटेड सेंटेंस है, इसको भी आप चेंज कर लें। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको भी आप चेंज कर लें। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको भी आप चेंज कर लें, सही है। इंटरोगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेटर वाले जुमले हैं। सो ये सारे आपने चेंज करने हैं, सही है। इसके बाद अगर हम बात करें, और कंडीशनल सेंटेंसेस की, कंडीशनल सेंटेंसेस भी इजी हैं, लेकिन ये भी बार बार वो पूछ लेते हैं, यहाँ से वो MCQ जरूर पूछता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। देखें, इसमें कंडीशन का जाहिर किया जाता है ना। इसमें एक जीरो कंडीशन है, जिसमें दोनों इफ क्लास, इफ और दूसरी दोनों प्रेजेंट टेंस में होती है ना, इफ क्लास और दूसरी क्लास, ठीक है। इफ यू एड 2 and 2 यू गेट 4। इफ सन गेट्स, इट गेट्स डार्कर, इट्स गेट डार्कर, इसमें जीरो कंडीशन आ जाती है। और फिर फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि आप अगर यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, इधर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आप यूज करेंगे ना। इफ इट रन्स टुमारो वी विल गो टू द मूवीज। इफ शी कॉल्स मी आई विल हेल्प हर विद प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम यूज करेंगे, यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम यूज करेंगे, सही है।
और सेकंड कंडीशन जो है इसको आप देख लीजिएगा। इसमें हम पास्ट टेंस अगर हम यूज करें तो यहाँ पर वुड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म यूज होगी। ये देखें, इफ शी स्टडीड हार्डर शी वुड पास द एग्जाम, इफ आई हैड ₹1 billion आई वुड बाई ए बिग हाउस। ठीक है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट डेफिनेट टेंस। इधर फिर वुड के साथ वर्ब की हम पहली फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस होती हैं। ये एग्जांपल आप लोगों के सामने है। थर्ड कंडीशन ये होते हैं कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो इधर वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास द एग्जाम, इफ शी हैड टोल्ड मी अर्लियर आई वुड हैव हेल्प्ड हर। ठीक है, सो इसका भी आपने ख्याल करना है, ये चीजें भी आपको आनी चाहिए। सही है। बाकी इन्वर्जन इसमें यूज होता है लेकिन वो इतना नहीं पूछते। सो ये तीन कंडीशनल बल्कि चार कंडीशन है, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, ये आपको जरूर आने चाहिए। वो वैसे जुमला दे देगा और उसी में से ही वो पूछ लेगा। ठीक है, सो इसमें अगर हम बात करें 1 मिनट, अभी हमने बात शुरू की थी कि हम कैसे इन चीज़ों को हम कर सकते हैं। हाँ, वन पेपर के हवाले से हमने बात की थी। हाँ, ठीक हो गया। अभी हमने बात की थी कि वन पेपर में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से वो देते हैं। वो आपको काइंड्स के हवाले से भी पूछ लेता है, वो आपको रूल्स के हवाले से भी पूछ लेता है, वो प्रेपोजिशन के हवाले से भी पूछ लेता है। वो कंजंक्शन के सब कोऑर्डिनेट सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से होते हैं, जुमले के अंदर हाईलाइट कर लेगा कि ये कौन से कंजंक्शन है। फिर इस किस्म के रूल्स हैं। एडजेक्टिव के काइंड्स पूछ सकता है, एडवर्ब, एडवर्ब पोजीशन ऑफ एडवर्ब भी वो पूछ सकता है। ठीक है, टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, उम्मीद है ये आपको आते होंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने बात कर ली है। कंडीशनल सेंटेंसेस को हमने डिस्कस कर लिया है। काइंड्स ऑफ फ्रेजेस एंड क्लॉजेस को हमने डिस्कस कर लिया है। मॉडल वर्ब्स को हमने डिस्कस कर लिया है। जेरेंट, पार्टिसिपल एंड इन्फिनिटिव्स को हमने डिस्कस कर लिया है। फिगर ऑफ स्पीच को हमने डिस्कस कर लिया है। कनेक्टर्स में आपको वैसे बता देता हूँ कि कनेक्टर्स जो हैं उसमें हम यूज करते हैं ये कनेक्टर्स में हम फर्दर मोर, इन एडिशन टू, इस किस्म के वर्ड जो होते हैं वो सारे इसी में आते हैं। पंक्चुएशन ये हमने डिस्कस नहीं किया, ये मैं आपसे भी डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, ये नीचे वाले नीचे वाले टॉपिक भी हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। सही हो गया है। जहाँ तक 1 मिनट प्रेपोजिशन की बात है वो मैं आपको दिखा दूँ। प्रेपोजिशन की तरफ चला, सॉरी, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन ये आप देख लीजिएगा ना। पंक्चुएशन के हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने सिर्फ 3 पंक्चुएशन देखने हैं और वो उनका यूज आपको आना चाहिए। उसमें वो ये बार बार पूछता है। एक वो कामा के हवाले से पूछ लेता है, कॉलन के हवाले से और सेमी कॉलन के हवाले से पूछ लेता है। बाकी उनका इतना यूज नहीं है लेकिन आपको देखने सारे चाहिए। लेकिन ये जो रेड कलर वाले हैं, खासकर कामा, इसके 25 यूजेजेस हैं। कॉलन और सेमी कॉलन इन तीनों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, खासकर कामा का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। तो इसको आप देखते जाएं, मैं आपको स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ। सही हो गया। हाँ, आप एक एक यूजेज आप चेक करते जाएं। ये देख लें, फिर ये भी देख लें, ये भी देख लें, ये भी देख लें, ये भी देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा। सही है, ये भी देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा। ये सारा काम के स्पेशल यूजेजेस हैं, ये सारे आपको आने चाहिए। तो उम्मीद है इस हवाले से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। सो इस वीडियो को आप पूरा देखें और इसको शेयर भी करें अगर आपको ये बेनिफिशियल लगती है ये वीडियो। और इसमें मैंने टॉपिक्स जो बता दिए हैं, कुछ ये वाले टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं। और
ये वाले टॉपिक्स भी, ये मेन टॉपिक्स हैं, इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक्स है तो आप मुझे बता दीजिएगा। लेकिन मेन मेन टॉपिक्स यही हैं जो यहाँ से वो पूछ लेता है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम वन बाय वन चीज़ों को हम डिटेल से भी डिस्कस करते रहेंगे। सही हो गया। सो थैंक यू फॉर टुडे।